अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको खबर दी थी कि DGISI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 दीगर जजेस को ब्रीफ किया सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर तस्दीक हो गई, खुद अदालत ने इसकी तस्दीक कर दी कि DGISI, DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं इन तीनों ने ब्रीफ किया है तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। सिक्योरिटी सूरत हाल की वो तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन बाज़ जो ज़राए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो TTP की रीग्रुपिंग है बॉर्डर एरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए खदशात जो हैं उनके सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उसके ऊपर भी, और इसी तरीके से ईस्टर्न साइड के ऊपर जो पाकिस्तान को इस वक्त एंटिसिपेटेड एक थ्रेट मौजूद है कि यहाँ से इलेक्शन के दिनों में या जो पाकिस्तान के अंदर एक दाखिली खलफशार है उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान में पेनिट्रेट करके अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, उसके ऊपर तफसीली ब्रीफ किया गया। और फिर एक हमारी इतला ये थी कि इलेक्शन एक ही दिन हो, इसकी भी तजवीज़ दी गई। ये ख़बरें थी हमारे पास, लेकिन आज फिर वज़ारत दिफा की जानिब से एक सामने नई दरख्वास्त भी आ गई कि इलेक्शन एक ही रोज़ कराए जाएँ। तो किसी हद तक उन इतलात की एक तरीके से या दूसरे तरीके से तस्दीक होगी कि वो ख़बर दुरुस्त थी, यही तजवीज़ किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी और वज़ारत दिफा की रिपोर्ट भी दोनों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये काबिल समात नहीं है, ये जब पहला ऑर्डर पास हो रहा था उस वक्त मौका था, उस वक्त इनको इसके ऊपर ब्रीफ करना चाहिए था। वज़ारत दिफा ने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उस वक्त भी ब्रीफ किया था, लेकिन वो नए हक़ाइक़ क्या थे जिसके लिए ख़ुद DGISI को वहाँ जाना पड़ा। मेरे ख्याल में वो वेस्टर्न जो हमारे फ्रंट के ऊपर एक नई डेवलपिंग सिचुएशन है TTP के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी तफसील से बताया गया और मुमकिन इलेक्शंस के मौके के ऊपर क्या सूरत हाल हो सकती है उसके ऊपर भी कुछ खाका खींचा गया होगा कि ये इस तरह के खदशात हैं और ये सूरत हाल है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है, और क्या ऐसी सूरत में हम बॉर्डर से फ़ौज हटाकर इलेक्शन ड्यूटी पे दे सकते हैं। तो इसका जवाब ज़ाहिर है नफ़ी में आया होगा कि नहीं, इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस मौके के ऊपर फ़ौज को नहीं दिया जा सकता। अगर रिजर्व्स के अंदर मौजूद लोगों को बुलाना हो तो उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने हमारे इसी प्रोग्राम में जिक्र किया कि उसके लिए कम से कम 1 महीना उन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तरबियत देनी पड़ेगी। तो आपकी 14 मई की जो डेडलाइन है वो गुजर जाएगी। इलेक्शन की जो समाअत थी वो आज इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर थोड़े से आपको मोटे मोटे चंद एक नुकात बता दूँ, फिर आगे चलते हैं। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन एक आइनी शिक मौजूद है जो ये कहती है कि अगर बाज़ वजूहात की बिना के ऊपर किसी एक आइनी शिक के ऊपर उसके वक्त पर अमल दरामद नहीं होता तो वो बज़ाते ख़ुद काम गैर आइनी नहीं हो जाता अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद हो। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत अगर मोहर लगा देगी तो वो 90 रोज़ की शिक को जब आप तोड़ रहे होंगे तो अदालत की मोहर से वो जायज़ हो जाएगी। 14 अप्रैल को 90 रोज़ की ऑलरेडी जो लिमिट है वो हम ब्रीच कर चुके हैं, हम अब ऊपर के दिनों पर जा रहे हैं। 14 मई भी 90 रोज़ से बाहर थी और अब 14 मई भी नहीं होगी, अब उससे भी ऊपर की कोई तारीख आएगी। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कल तलबी के नोटिस जारी कर रहे हैं। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की है। इंतखाबात के लिए 90 दिन के मियाद 14 अप्रैल को गुजर चुके हैं। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। शायद ये वो खदशात हैं जो सिक्योरिटी वाले इनको ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर हम एक ऐसी स्टेज पे हों कि हम एक सूबे में करा दें और बाकी महीने बाद बाकी हो रहे हों तो फिर तो बॉर्डर के बाहर से भी खदशात होंगे और मुल्क के अंदर भी खदशात होंगे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त थी, पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। केस के दौरान कोई ब्रीफिंग देने ना आया, अदालत फैसला दे चुकी है। केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। अगर इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फ्राहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। ये संगीन नताइज वाला जुमला जो है ये आप मखसूस रखिए, ये काम आएगा। अगर अदालत ने एक स्टेप आगे जाना हुआ तो शहबाज शरीफ और उसके 3 या 4 वज़रा जो हैं वो कटहरे में खड़े होंगे कंटेम्प्ट में। संगीन नताइज इसके यही हैं, लेकिन वो स्टेज अभी आई नहीं है, वो बाद में। माजी में दहशत गर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 अक्टूबर को करा दें, तो सवाल तो बिल्कुल जायज़ है कि 8 अक्टूबर की क्या शर्त है, क्या गारंटी है कि उस वक्त सब कुछ अच्छा होगा और आप आएँगे और इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। कल सुबह 11 बजे इसकी दोबारा समाअत होनी है। लेकिन आज ही के रोज़ एक और डेवलपमेंट ये थी कि काजी फायज़ ईसा जो सीनियरिटी में इस वक्त 2nd नंबर पर हैं और सितंबर के महीने में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभालना है, वो आज एक इंटरेक्शन था उनका स्टूडेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने तारीख़ी हक़ाइक़ अदलिया के हवाले से भी और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से भी बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। लेकिन 2 शॉट्स, एक 1971 के ऊपर हमारे यहाँ अक्सर जिक्र होता है जस्टिस मुनीर के वाक़े का, तो उन्होंने इसको किस अंदाज में बयान किया उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी। पाकिस्तान टूट गया दिसंबर 1971 में। अचानक टूटा नहीं, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। उसके बाद जो अगले सदर थे गुलाम इसाक़ खान,
उन्होंने भी 58(2)B का इस्तेमाल किया। थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट सराहती चली गई। ये इक़दाम अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके सब जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। तारीख पुकार रही है, सीखो 1954, सीखो 1958, सीखो 1977, सीखो 1988, सीखो 1990, 58(2)B वाली बात शुरू की, सीखो 1993 से, सीखो 1996 से। तारीख कितनी दफ़ा में सिखाएगी? 7 सबक तो दे चुकी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने। पहले एक मौका था कि मार्शल ने हुकूमतें गिराई, फिर मौका था कि जो प्रेसिडेंट होता था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को निकालता था। फिर अब वो स्टेज आ गई है कि जो जुडिशरी है वो इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ऐसा मामला कर लेती है कि वो कभी एक वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा दिया, एक वज़ीर आज़म को पनामा वाले मामले में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर निकाला नवाज शरीफ को, एक को यूसुफ रज़ा गिलानी को कॉन्टेम्प्ट एक लेटर ना निकले पर निकाला, और एक और लाइन में अभी खड़ा है, उसका मुस्तकबिल आइंदा चंद रोज़ में तय हो जाएगा। 184(3) जिसके तहत ये बहुत ज़्यादा तनाज़ा सामने आया कि 184(3) के अंदर इसको एंटरटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। काजी फायदी साहब उसके ऊपर क्या कहते हैं? आइन में 103 को आमतौर पे सुमोटो कहते हैं, मगर सुमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। 184(3) की जो बात होती है ना, सुप्रीम कोर्ट को देती है। 184(3) शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। आपने बात की हमारे दोस्तों की, उनकी राय ये है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आपने दूसरी बात की मास्टर ऑफ द रोल, आइन ये नहीं कहता है। अगर कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब 184(3) में ये है तमाम जजेस और चीफ जस्टिस मुश्तरका तौर पे। सबसे बुरी चीज जो मैं समझता हूँ वो तकब्बुर है, और तकब्बुर के बाद अना है। जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूँगा। बहुत अच्छी बातें की हैं। आई होप कि जब ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो जो आज इन्होंने इजहार ख्याल किया, अपने आप को उसी कन्फाइन के अंदर अपने आप को महदूद रखें। जो आइन और कानून कहता है ना उससे बाहर निकलने की गुंजाइश है, ना किसी जज को निकलना चाहिए। जो हमारी तारीख़ है जिसमें से इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस मुनीर तो बहुत पीछे चले जाएंगे, रिसेंट पास सिर्फ देख लें, इफ्तिखार चौधरी साहब, आसिफ खोसा साहब, साकिब निसार साहब, इवन मौजूदा चीफ जस्टिस 63 का फैसला, और ये जो अब वाली उन्होंने 184(3) के अंदर पटिशन उठाई हुई हैं, इससे अपने आप को बचा के रखना जज का इम्तहान है। वो सियासी तनाज़ा से बचा रहे तो जज है बहुत बड़ा है, लेकिन आपने आपको कहीं एक तरफ भी एसोसिएट कर लिया और उसके ऊपर सवाल उठ गया तो फिर अदलिया की जो तकरीम है, वक़ार है, उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। 63 है अभी तक बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला है। चीफ़ जस्टिस को जाते जाते अपने उस रिव्यू के अंदर उस चीज़ की इस्लाह करनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा क्राइसिस की बुनियाद वही है जिसको कहा गया था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाते जाते उससे निकल जाना चाहिए। 2-3 माह के अंदर उसका रिव्यू उठा लें और उसकी इस्लाह कर लें। जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन कम अज़ कम आइंदा के लिए एहतियात जो है उसकी आगाज़ हो जाएगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ आपका तारुफ करवा दूँ, शुएब शाहीन साहब हैं, मारूफ माहिर कानून, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। शुएब साहब, आपको आज वाला देख के मामला जिसमें उन्होंने कहा सियासी जमातें आपस में बात कर लें, क्या लगता है कि अदालत अब जहाँ पहले दिन से स्टार्ट लेना चाहिए था वो स्टेज पे आ गई? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने, बल्कि पहला जब बेंच था जस्टिस मंसूर साहब ने ये बात आइडिया दिया था दोनों पार्टीज़ को। उन्होंने कहा था जी बाहर जाएँ, आप आपस में तय करें, ये सियासी बातें हमारे से ना डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर किसी नतीजे पे आ जाएं तो हम उसके बाद उसको कंसीडर कर लेते हैं। और टाइम दे दिया था, 2 घंटे का 3 घंटे का बीच में इंटरवल हो गया था। ये वापस आए और इन्होंने कहा जी हमारा आप ही फैसला करें। दोनों पार्टीज़ ने एक लिहाज से एग्री नहीं किया उनकी इस ऑफ़र को, हालांकि इट वाज ए बेस्ट ऑफ़र एट दैट टाइम। ये फरवरी की बात है जब वो पहली पटिशन चल रही थी, ये फैसला हो गया। उसके बाद जब दूसरी पटिशन आई उस वक्त 2 दफ़ा, बल्कि पहले जो पीटीआई के वकील आर्गूमेंट्स कर रहे थे उनको कहा कि आप अपने क्लाइंट से रिटर्न में ये आप लेकर आएँ कि आप टेम्परेचर कम करेंगे, इलेक्शन का माहौल ठीक होगा, आप आपस में बैठ के डायलॉग करेंगे, सियासी माहौल अच्छा करेंगे। उन्होंने कंसेंट भी दी, लेकिन दूसरी साइड ने उसका रिएक्शन कोई मुनासिब नहीं किया। उन्होंने जो बाइकआउट की बात की या अदम एतमाद की बात नहीं सर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट को हमारी टिकर देख के फैसला नहीं करना चाहिए था। बाइकआउट
टीवी चैनल्स ने चलाया और अदालत ने उनके वकीलों को, सियासी जमातों के वकीलों को सुनने से इनकार कर दिया। डिक्लेरेशन निकलवाई, डिक्लेरेशन के अंदर बाइकआउट नहीं था, लफ्ज़ बाइकआउट नहीं था, नहीं था, अदम एतमाद था, अदम एतमाद इज समथिंग बेंच के ऊपर एतमाद ही नहीं है, नहीं है, वो तो पब्लिकली कर रहे थे। लेकिन दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज ए प्रॉपर टाइम कि ये दोनों अदालत का ये काम नहीं था, एक टिकर पे रिएक्ट करना, एक उनके वकला को ना सुनना, उन्होंने सिर्फ पीटीआई को सुना। नहीं, लेकिन देखें हुकूमत का तो जो वकील है वो अटॉर्नी जनरल को सुना ना, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप सुनाए, अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों के वकला को नहीं सुना। अटॉर्नी जनरल अगर तो वो एक्ट कर रहा है 27A में बतौर अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए आ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे ना, नहीं, वो अलग बात है, वो सुनना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम आज दिया इस्लाह था, की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, आज उस वक्त भी उन्होंने कहा था, नहीं मेरा ख्याल में वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को खुद इतना ज्यादा कमिट कर लिया इस सियासी झगड़े में। नहीं नदीम साहब, ठीक बात, आज उन्होंने स्पेस लिया दोबारा से, ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी टाइम दिया कि आप जाएं, बैठें, बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, टेम्परेचर कम करें और हमारे पास कम विद सर्टेन प्रपोजल। जब इनका ये कंडक्ट आया तो फिर वो माहौल चेंज हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमने पाबंद है फैसला करने के, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने फैसला कर दिया। आज एक फिर मौका, आज अटॉर्नी जनरल ये प्रपोजल लेकर आया कि जनाब हमारे दरमियान बातचीत हो रही है, 3 बंदे उन्होंने नॉमिनेट कर दिए, इमरान खान की पार्टी ने 3 बंदे PMLN ने कर दिए हैं, कोई उसने पीपल्स पार्टी ने भी बंदे अपने नॉमिनेट कर दिए। हम एक फाइनल पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमारी सिर्फ एक पार्टी है इत्तेहादी जो नहीं मान रही, लेकिन हम एक कंक्लूसिव बात की तरफ चल रहे हैं, तो हमें आप रीजनेबल टाइम दें ताकि हम इस पे कोई आपको कंक्रीट कोई बात कर सके। कोर्ट ने तो कहा कि हमने पहले भी कहा था और इट इज़ गुड थिंग, आप जाएं, आप बात करें और उसके तारिक फजल साहब से पूछें, कल के लिए दोबारा रखिए। तारिक साहब, जो आपकी जमात है इस वक्त, वज़ारत उज़्मा भी आपके पास है, PDM में, और आप ही की जमात को शायद सबसे ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। अभी ये पोजीशन लेनी है आपने, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, सियासी जमात कभी भी मुज़ाकरात से ना कभी भागती है और ना मुज़ाकरात के दरवाजे जो है दूसरी सियासी जमातों के लिए कभी बंद करती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो डेडलॉक आप कह लें या एक ऐसी फ़िज़ा पैदा होना कि जिसमें मुज़ाकरात जो है वो नामुमकिन नज़र आए, जैसा कि अभी शोएब साहब ने कहा कि 2-3 घंटे का टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप आपस में बैठ के फ़ैसला कर लें। तो ये जो मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली एक सूरत हाल और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रवैये की वजह से कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। और ये भी ये नहीं कि पिछले 3-4 सालों में मुसलसल, जब इमरान खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी कई बहरान आए, कई ऐसी मुश्किल सूरत हाल आई और ये राय दी गई कि बैठ के कोई बातचीत सियासी जमातों से कोई मुशावरत, हत्ता कि जो ऐवान के अंदर कभी लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कोई बात करनी, उन्हें कोई कंसल्ट करना। 2018 के इलेक्शन में हमें शदीद तरीन एतराज़ात के बावजूद हमने असम्बली में बैठने का फ़ैसला किया और उस वक्त भी सबसे पहली तकरीर शहबाज शरीफ साहब की यही थी कि अगर हमारी ज़रूरत, अगर मिल के काम करेंगे पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, और मैशत का ज़रा उस वक्त भी हाल बहुत अच्छा नहीं था, तो हम तैयार हैं। लेकिन इस मुसलसल एक सर्दमोरी का मुजाहरा किया गया और फिर बार बार ये कहा गया कि हम नहीं बैठते, हम बैठना ही नहीं चाहते और हम बात नहीं करना चाहते। तो ये फ़िज़ा इस तरह की। अब आपकी जमात ने क्या तय किया? देखिए, हमारी जमात में जो इस वक्त अक्सरियत की राय है वो यही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबकी राय यही है कि बैठ के बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। PMLN मुज़ाकरात की हामी। और ये सुप्रीम कोर्ट के ये अब फैसला तो नहीं इनकी एक राय कह लें या एक उन्होंने जो अपनी एक उसका इजहार किया है रिमार्क्स का, इससे पहले भी हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं। हम चाहते हैं कि बैठ के बातचीत की जाए। ज़रूरी नहीं कि हर फैसला जो है वो या सुप्रीम कोर्ट करे या गली मोहल्लों में ये फैसले हों। ये फैसले जो हैं ये, और सबसे अच्छा फोरम जो है वो आपका कौमी असम्बली है, जहाँ पे भरपूर नुमाइंदगी है तकरीबन हर सियासी जमात की। मैं आपकी तरफ आऊँगा, सुबह आपकी तरफ से देना, ये तो हमने सुबह आपकी तरफ से अदालत कौन जाएगा, लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें। जस्टिस साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सियासी जमातों को मौका देना, क्या ये मुनासिब होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सियासी तनाज़े के अंदर खुद से एकदम से छलांग मारने की बजाय सिर्फ इतनी वजाहत करके कि 90 रोज़ की शर्त है, बाकी मामला सियासी जमातें खुद तय करें, खुद को पीछे हटा लेती इस कंट्रोवर्शियल इशू से? देखिए, वो जैसे कि शुरू में किया था, इन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर मुनासिब नहीं था जो उन्होंने दिया था। तो अब उनको कोई रास्ता चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी हुक्म अदूली भी ना हो और काम भी हो जाए।
ये बहुत ज़रूरी था, वरना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली हो जाए तो फिर तो सारा आइन दरम बरम हो जाएगा। तो सर ये फिर सेफ एग्जिट लिया है सुप्रीम कोर्ट उनको ये मौका मिला तो उन्होंने उसको ऑफर किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कुछ बातचीत करके मामला तय कर लें, क्योंकि अगर वो बातचीत करके मामला तय नहीं होता तो फिर, और अगर सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करती है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएं, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो फिर एक ही वो उसका ऑल्टरनेटिव रहता है, वो ये कि वो इमरजेंसी लग जाएगी, और तो कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में यही उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इसी बात से उन्होंने सबको बुलाया है, जितने पार्टीज के हेड्स को बुलाया हुआ है सामने, और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मामला फाहम तफहीम से रफा हो जाए। तो सर इस तनाज़े के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरकार सेफ एग्जिट ले लिया। जी, फेस सेविंग है सुप्रीम कोर्ट की, फेस सेविंग। लेकिन ये फेस सेविंग से ये खुद को अपने आप को, मैं लफ्ज़ शर्मिंदगी पता नहीं सख्त ना हो जाए, लेकिन ये शर्मिंदगी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाया। ये गलत तनाज़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए था, ये सियासी तनाज़ा था। सिर्फ उसके अंदर आइन की वजाहत करके खुद को सुप्रीम कोर्ट को पीछे हट जाना चाहिए था। इलेक्शन 14 को होंगे, 2 को कागजात नामजदगी जमा होंगे, 3 को विड्रॉ होंगे। ये इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा, कौन सी तारीख होगी, 21 अरब रुपये स्टेट बैंक जारी करेगा, इन कामों में बिल्कुल नहीं था आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जी जी बिल्कुल, ये तो मेरा हमेशा से व्यू था। आपके प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूँ कि 100 मोटर नोटिस तो लेनी नहीं चाहिए थी इस पे। सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ ये कहना था कि भाई आप 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन नहीं होते मुल्क में तो उनको फिर उसके बाद फिर वो बुला लेते लोगों को और कहते कि जी आपने इलेक्शन नहीं कराया तो ठीक है, आप दफा हो जाए, खत्म हो जाए, आप चले जाएं, तो और जो सजा देनी है उनको दे दें। लेकिन बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था उनको। पढ़ना जब उन्होंने, जिस आपने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने उसके शेड्यूल बता दिया इलेक्शन का, ये कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और जब आप अपना काम नहीं सही तरीके से करते तो फिर आपको फेस सेविंग की जरूरत है। अगर नहीं फेस सेविंग होती फिर बड़ी परेशानी होती। सर अब जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है 14 मई अब रियलिस्टिक डेट नहीं है, क्योंकि हम दिन गुजार चुके हैं। अब ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, ईद की छुट्टियों के बाद आके जब भी ऑर्डर पास करें, फौज कह चुकी है फौज नहीं देंगे, उनके पास फौज नहीं है क्योंकि वो इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन IBOs जारी हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो आप रिजर्व बुलाएंगे तो रिजर्व के ऊपर कहा जाता है कि 1 महीना उनकी तरबियत पे लगेगा, तो ये 2-3 महीने का एक प्रोसेस हो जाएगा। तो इलेक्शंस फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट मुझे तो अगस्त सितंबर से पहले कहीं कोई सूरत नज़र नहीं आती कि इलेक्शंस हो जाए। बिल्कुल, देखिए अब ये होना ये है कि 14 मई को तो मेरे ख्याल में इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बातचीत हो भी जाए तो उसके बाद फिर जून आ जाएगा, जून में बजट पास होना है, तो बजट पास होने के लिए तो गवर्नमेंट को होना लाजमी है। तो जब बजट पास हो जाएगा जून में, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में शायद ये हो जाए कि वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व हो जाए, और उसके बाद फिर उनको केयर टेकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, तो उसमें 3-4 महीने उसमें लग जाएंगे, तो फिर जा करके ये अगस्त में, सितंबर में इलेक्शन होने का इम्कान है। मोस्ट लाइकली एंड सितंबर बनता है अगर ये प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो किया जाए। जी हाँ, यही मुझे ये नजर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर में आप मशवरा क्या देंगे कि अपने आप को सियासी तनाज़ात से दूर रखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के बात है। ये बहुत अफसोस की बात है किस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में पढ़ रही है, जिसका उनका काम ही नहीं है। उनको पढ़ना नहीं चाहिए, इसमें उनका अलग काम है। वो लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें, प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। जो मुल्क में भरे हुए हैं केसेस, लाखों केसेस पड़े हुए हैं, उसको सॉल्व करते नहीं है और बिला वजह इन चीज़ों में पड़े हुए थे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर आपकी तरफ आऊँगा। मैंने जस्टिस फायजी साहब के 2 स्टेटमेंट्स चलवाए हैं। 184 के ऊपर भी उन्होंने आज इजहार ख्याल किया, जहाँ वो तफसील उसकी बयान करते हैं, तो वो अभी जस्टिस शाइक उस्मानी ने भी उसके ऊपर इशारा किया। लोगों के मसाइल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ एक आम गरीब आदमी का मसला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, मिसिंग पर्सन है, वो बंदे रुल रहे हैं, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, प्राइवेट जेलें खुली हुई हैं, वहाँ सुओ मोटर नहीं है। तो इन पोलिटिकल कंट्रोवर्शियल थॉर्नी इश्यूज़ के अंदर जहाँ बिल्कुल हाथ भी नहीं डालना चाहिए, कोर्ट को दूर रहना चाहिए, तो असल तवज्जो जिस तरफ आनी चाहिए उस तरफ कैसे आएगी? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मलिक साहब आपने बड़े सादा और बड़े, मैं समझता हूँ कि मौसर अंदाज से आपने सूरत हाल का तज्जिया किया है। सादा अल्फाज मैंने इसलिए किया कि ताकि मतलब एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ हैं उन पर तो कोई सो मोटर नहीं है, लेकिन वो इशूज़ जिनसे मैं ये कहूँगा कि जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू होगी, कंट्रोवर्शियल होंगे, TV टॉक शोज़ की जीनत बनेंगे। एक तो पहली बात उनको उन पर सो मोटर लेना। दूसरी बात, माजी में आपने देखा है कि सो मोटर एक्शंस अखबार की जो सुर्खियाँ हैं उनको देख के लिए गए। सर TV के टिकर, माजरत चाहता हूँ, अखबार तो एक चलो अगले दिन छपता है 24 घंटे बाद, TV के टिकर, ब्रेकिंग न्यूज़ टिकर्स। अब आप देखेंगे वो टिकर्स जो हैं वो, माजरत से मैं किसी भी चैनल की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन
सब एक खबर चलती है किसी चैनल पे, दूसरा चैनल सनसनी फैलाने के लिए थोड़ा सा उसमें दौड़ डाल देता है, ब्रेकिंग न्यूज़ दौड़ जाती है। इस दौड़ के ऊपर सो मोटर उनको देख के मतलब एक सुप्रीम इदारा जो है वो अगर कोई एक्शन ले लेता है, और ज़ाहिर है जब वो एक्शन लेता है तो उस एक्शन को उसने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता है। जब खोल लिया तो फिर वैसे क्लोज नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि अच्छा कल रात को तो हमने टिकट दे के एक्शन लिया था, पता चला टिकट ठीक नहीं है, लिहाजा फाइल खबर वापस नहीं हो सकता। तो उससे फिर बड़ी अजीब और गरीब चीज़ें जो हैं वो आपको केसेस देखने में आए सुप्रीम कोर्ट में, और उसे जग हंसाई का सबब बना है, मैं समझता हूँ ये अदारा। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे शोएब साहब से भी पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब, अब मुज़ाकरात या मफाहमत का रास्ता वो खुला है, कैसे आगे बढ़ेगा? अदालत ने कल दोबारा बैठ जाना है, तो रातों रात तो सियासी तस्वीर नहीं हो सकता ना, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें चंद हफ्ते लगेंगे। तो अब कल अदालत क्या करेगी? देखिए ना, स्टार्ट करना है ना, देखना है कि इनका नीयत क्या है, क्योंकि आज भी जो स्टार्ट किया वो अटॉर्नी जनरल की एक ज़ाहिर बड़ा रीज़नेबल एक लॉ ऑफिस प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है, उसकी स्टेटमेंट से लिया। उन्होंने कहा जी ये स्टेटमेंट है मेरी ऑन रिकॉर्ड, तो और इस पे डेवलपमेंट हो रही है। अब इस डेवलपमेंट के नतीजे में एक पिटीशन भी आ गई है इसी सिलसिले में। जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इंगेज करें, डायलॉग करें, उनको नोटिस करें। वो एक पिटिशनर आज शाह खबर साहब उनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा एक ही दिन में इंतखाबात करेंगे, कुछ लॉजिक्स भी वो लेकर आया कि जी आप रीजनेबल इनके दरमियान जो आपने पहले दिन बात की थी उसको लेकर चले। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनकी तो जो रिपोर्ट्स हैं इनका कहना कि इलेक्शन मुलतवी कर दें वो तो हम नहीं करेंगे, हम इसको इनकरेज करेंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, क्योंकि बेसिकली तो ये राइट्स है पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने फ्यूचर में अपने आप को पेश करना है बिफोर द पब्लिक, और इनके दरमियान आपके ज़हन में होगा कि जब ये 2013 के इंतखाबात में 4 हलकों के ऊपर इमरान खान ने वो शोर मचाया था कि इसमें 4 हलकों की धांधली होगी, इसको खोला जाए, तो फिर इनके दोनों जमातों के माबैन, PTI के और PMLN के माबैन बाकायदा एक डायलॉग हुआ था, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस था डायलॉग का, ये आगे चलते गए किया था या ऑर्डिनेंस किया वो फिर उसको जो नासिर मुल्क वाला कमीशन बना था उसके लिए वो उस पे कंक्लूड किया था। तो ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग हुई थी कि नहीं, सेवरल वीक्स जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ये प्रोसेस इट विल टेक सेवरल वीक्स, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म भी इसमें आएंगे। नहीं वो तो फिर इनके दरमियान डायलॉग होगा ना कि भाई हम ये एजेंडा आइटम्स हैं हमारे, इसमें ये इस्लाहात उसमें चाहिए, उसमें किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, और डेट क्या फिक्स होगी, हो सकता है 2 हफ्ते की बजाय ये 2 महीने में आगे चला जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब तक कंक्लूसिव बात हमारे सामने नहीं आज उन्होंने 2183 का अंदर अपने वो जो ऑर्डर है उसके अंदर भी जिक्र किया है, वो फेयर फ्री एंड जस्ट इलेक्शन 2183 वाला। अब बुनियादी बात यह है कि जब तक ये सियासी जमातें आपस में कंसेंसस इवॉल्व नहीं करती तो उस इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ा ही रहेंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे। देखिए उसके बगैर इंतजामी हुक्म से इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी की तरफ तवज्जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने यही कहा है कि आप जब तक आप किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचेंगे, आप लोगों के राइट्स प्रिजुडिस होंगे, नुकसान आप लोगों को होगा, नुकसान अवाम का होगा। दुरुस्त है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब पिल डेट से हमारे साथ आ रहे हैं जी। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज के फैसले के ऊपर जहां सियासी जमातों को कहा गया है, आप बताइए अब सियासी जमातों को क्या राह अपनानी चाहिए? मेरे जहन में तो एक आती है तजवीज़ कि हुकूमत बाकायदा निहानी कराए कि अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे, तब तक के लिए कुछ टाइम दें आप, ताकि इंतखाबी अमल, इंतखाबी इस्लाहात, तारीख के ऊपर और एक ही रोज़ इंतखाबात के ऊपर कुछ इत्तफाक़ राय हो जाए। कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है ये 8 अक्टूबर की बात आपकी दुरुस्त है, ये रियलिस्टिक नहीं होगा कि 8 अक्टूबर से पहले कोई इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो जाए। मेरे ख्याल में अब वैसे भी वक्त इतना कम रह गया है, पहले तो ख्याल था ना कि कुछ वो पहले हो जाए और कुछ ही आगे आ जाए तो दरमियान में कुछ चीज़ हो जाए। अब वो 5 महीने की मुद्दत इतनी कम रह गई है कि अब 8 अक्टूबर को ही अगर टारगेट कर लिया जाए तो वही मुनासिब है। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को अगर ये सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी मौका दे देती, कोई 1-2 दिन दे देती, तो ये कोई शायद इस दबाव में किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी में थी। तो अब भी अगर ये सियासी जमातें मेरे ख्याल में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये मैंने देखा है कि पिछले चंद महीनों में जो सियासी जमातों के अंदर के हाक्स हैं, खासतौर पे PTI के अंदर, वो किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देते। तो वो मेरे ख्याल में अपने जो माइंड सेट है ना उसको तब्दील करना पड़ेगा।
और ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अहमद साहब, जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं, पीटीआई के अंदर इमरान क्या कह रहे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं वो मैटर करता है। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और इसी तरीके से जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में, जेयूआई में मौलाना फजल रहमान, इन लोगों ने अपनी पार्टीज़ को या अपने उस टीम को जिसने मुज़ाकरात करने हैं एक टास्क देना है, जहाँ ये स्टैंड करेंगे वो टीम वहीं स्टैंड करेगी, हॉक्स पीछे चले जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है जी, लेकिन इसके ये 90% तो ट्रूथ यही है। 10% ये भी है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी हेड की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। खासतौर पे जब एक पार्टी हेड किसी इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट ना कर रहा हो और एक बड़ी पर्सनलाइज सी कंसल्टेशन हो जाए, तो फिर ऐसे लोग उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो अब ये पार्टी हेड की जिम्मेदारी है कि वो इस इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो और वो जेन्युइनली बिलीव करे कि मुझे बातचीत करनी है। इन कंसल्टेशन के अंदर अपना बिलीफ डालना होगा। अगर ये अभी तक जो कहते रहे हैं वो तो उनका बिलीफ ही नहीं है कंसल्टेशन में, वो समझते हैं ये फजूल चीजें हमने नहीं करनी एंड वी कैन हैव आवर वे। मेरे ख्याल अब इनको पता चल जाना चाहिए कि कोई भी पार्टी कितनी मकबूल, कितनी ताकतवर हो, वो अगर कंसल्टेशन नहीं करेगी तो आगे नहीं बढ़ सके। दुरुस्त। तो अगर ये रियलाइजेशन आ जाएगी तो फिर बात आगे चले। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। डॉक्टर तारिक से कल सुप्रीम कोर्ट में कौन नुमाइंदगी करेगा पार्टी की? देखिए, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं लॉ के, वो फैसला करेंगे और पार्टी की क़यादत प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे कि किसने नुमाइंदगी करनी है। लेकिन मैं शोएब शाहीन साहब की एक बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है या ये समझा जाए कि ये आज की एक रात में सियासी जमातें बैठें और वो किसी मंतकी नतीजे पर पहुँच जाएँ, तो ये अमलन नामुमकिन है। इसके लिए थोड़ा वक्त यकीनन दरकार होगा। और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कम से कम, मैं अपने साइड की बात कर रहा हूँ जिसमें पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट में जो अलाइज पार्टीज़ हैं वो सारी शामिल हैं, कि उनमें ये पॉजिटिविटी है, पहले भी थी आज भी है, कि मामलात को गुफ्त शनीद से हल किया जाए। और कोई खुदा न खास्ता कतई तौर पर ना आइन तोड़ना चाहता है, ना अपना नाम जो है वो तारीख़ में इस हवाले से लिखाना चाहता है कि हमारे दौर में आइन की फ़लाँ शिक की कोई सीरियल खराब वर्जी हुई है। मसला ये है कि हम आइन की सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ते हैं जिसकी इंटरप्रटेशन जो है मेरे हक़ में होती है। अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो इनका एक आर्टिकल है, तो दूसरा आर्टिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो लोग चाहते हैं कि अभी मई में इलेक्शन हो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। वो ये है कि इलेक्शन जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों की या एक दिन होने हैं और उसके साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट्स होनी है। एक दिन की शर्त नहीं है, लेकिन केयर टेकर सेटअप का वहाँ तज़किरा है, वो एक थोड़ा सा मुतसादम आ जाता है इशू। मतलब आपका सिर्फ अगर एक इलेक्शन कराना हो तो शायद हम भी कहेंगे ठीक है करा लें, लेकिन ये तनाज़ा जो है, जैसे आपने कहा कि फिर इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, ये इलेक्शन मुतनाज़ा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन आपको फिर सिर्फ इलेक्शन की तारीख के ऊपर नहीं, इलेक्शन की रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, ताकि उसके नतीजे को आप भी तस्लीम करें। आप ये ना कहें कि ये रिग्ड इलेक्शन है, ना इमरान खान कहें कि ये रिग्ड इलेक्शन है, और उसको तस्लीम कर लेना। हमारा मौक़िफ़ ये है कि देखें, मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर मई में इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में या साथ KP में, तो यहाँ पे PDM की गवर्नमेंट मौजूद है, वो इलेक्शन किसी ने तस्लीम नहीं कर रहे। इसी तरह जब अक्टूबर कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी पंजाब में, जहाँ पे 148 सीटें नशस्तें हैं कौमी असम्बली की। मुझे बताएं कि वो इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा कि जब वहाँ पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में इस वक्त तो एक से ज़्यादा तनाज़ात ये तनाज़ात है। सेंसिस हो जाएगा, सूबाई इंतखाबात अगर पुरानी हल्का बंदियों पर हो गए तो पोस्ट सेंसिस फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर जा रहे होंगे, लंबे तनाज़ात हैं। और उसका हाल यही है कि एक दिन ये इलेक्शन होना चाहिए। और कोई बात नहीं, देखिए कोई हालात ऐसे तो नहीं है पाकिस्तान के कि जनाब आज कुछ और है, हफ्ते बाद जो है वो कुछ तेल निकल आना है और सारी सूरत हाल चेंज हो। अल्लाह करे निकल आए जी। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे एक नहीं 10 कुओं से निकल आए, लेकिन मेरे ऊपर वाला मेहरबानी करे तो हालात बदल सकते हैं। वैसे हमारी हरकतों से नहीं बदलने वाले, उसकी मेहरबानी से बदल जाएंगे। ये तो हमेशा अल्लाह के करम से ही मामला चलते रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर से थोड़ा सा पीछे भी आ सकता है इलेक्शन। कोई ये नहीं है कि कोई जिद है कि अक्टूबर में ही होना है। इसी तरह जो मई वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी कोई मोस्ट लाइकली सिनेरियो होगा कि दरमियानी रास्ता निकल आएगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो होगा कि बजट के बाद केयर टेकर्स आएंगे और फिर इंतखाबात की तारीख के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ेगी सियासी जमातों को। ये सिनेरियो बनता है। नहीं, हमने तो ना कभी जिद से काम लिया, ना कभी अनापरस्ती से काम लिया। हम तो कह रहे हैं कि आए बैठ के बात करके निकाल लेते हैं। आप तजवीज़ करें क्या फोरम होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सारी सियासी जमातें आपने एक 2 नुमाइंदे बिठा दें और एक कमीशन बना दें। देखिए, मेरा ख्याल कमीशन से तो नहीं होगा। पहले तो इनकी नीयत करनी पड़ेगी कि हमने वाकई इस मसले का हल निकालना है। जब नीयत होगी ना, फिर विल होगी तो फिर स्किल ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर ये बैठ जाएंगे
दो नुमाइंदे बैठ जाएंगे, तीन नुमाइंदे तमाम पार्टीज़ के बैठ जाएंगे। जैसे आपने ख़ुद मिसाल दी इलेक्शन इस्लाहात के लिए, या वो ऑर्गेनाइज रिगिंग थी नहीं थी, उसके लिए कमीशन बन गया था ना, दोनों की रजामंदी से बना था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। इसी तरह अब जब ये बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है इसका हल फौरी तौर पर भी निकल सकता है। सिर्फ एक बात है, ये नेक नीति से बैठ जाएं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के, हमने इस मसले का हल निकालना है। हमने आवाम और कौम को पॉजिटिव एक चीज़ देनी है, हमने अपने ऊपर स्टिग्मा नहीं लगाना, लोगों की नफ़रतें अपनी तरफ नहीं लेके आनी और आइन की वायलेशन की तरफ नहीं जाना। आए बैठे, ये मुल्क आपका है, मुल्क के लोग आपके हैं, आपने बैठ के इन मसाइल का हल निकालना है ना। आप कहते हो मोदी से हम बात कर सकते हैं, फलां से भी कर सकते हैं, हर एक से कर सकते हैं। भाई आपस में आप सियासतदान हैं, आपस में नहीं बैठेंगे तो कौन बिठाएगा फिर आपको। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इससे एक अच्छी तवक्को रखता हूँ और अल्लाह करे कि इसका फ़ायदा। मैंने वो जो 4 हलकों की धांधली वाला जिक्र किया, उस वक्त आप दोनों के जो टीमें थी वो आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचने में नाकाम हो गई थी, जो PMLN की टीम थी और PTI की टीम थी। बाद में एक बिहाइंड द सीन मे बी फॉर 8-10 डेज़ एक प्रोसेस चला था, जो इसहाक डार और जहांगीर तरीन ये 2 लीड रोल के अंदर थे और इन्होंने कमीशन की अंडरस्टैंडिंग की और सारे मामला भी हो गए, चीज़ें आगे चल पड़ी। यहाँ पे जो इन्होंने नीयत की जिक्र किया ना, यहाँ आपको कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। आप उस लीड फिगर को वहाँ भेजें जो आपकी जमात जिसकी कई भी बात या जिसकी रजामंदी के ऊपर बाद में मान भी ले। इसी तरह इमरान खान अगर शाह महमूद को भेजते हैं तो शाह महमूद के किए हुए एग्रीमेंट के ऊपर बाद में PTI को अमल दरामद करना चाहिए। मैं छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा, जिस वक्त का आपने जिक्र किया, PTI का बड़ा शदीद इसरार था, कौमी असम्बली में इमरान खान साहब तकरीर में कहते 4 हल्के खोल दें और कहते प्राइम मिनिस्टर को थे। हमारी ना उस वक्त कोई नीयत ऐसी थी कि हम नहीं खोल सकते, या हमारे इख्तियार में था। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है कि वो 4 हल्के खोल सकें, वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और जो आपने बात की फिर उसके बाद एक रास्ता अगर इख्तियार किया गया तो ज़ाहिर है उस वक्त के जो मरवजा और अभी भी वही है मोर और लेस कवानीन थे, या उस वक्त भी जो आइन जो कहता था उसके तहत वो हल्के खुले और वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो हल्के बाद में हमने जीते भी, जो 1-2 में इलेक्शन बाद में हुए थे। डर कोई भी नहीं है, उस वक्त था ना अब है। लेकिन जो बात अभी शोएब साहब ने कही है, नीयत मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने पहले दिन से ये कहा है कि ना मुज़ाकरात से हमें कोई इनकार है, ना हमारी इसमें गुनाह का मसला है। और देखें जहाँ पे ज़ात का मसला होता है ना, अगर मेरी ज़ाती किसी के साथ कोई बुग़्ज़ व नाद है तो मैं कह सकता हूँ मैं फ़लाँ के घर नहीं जाऊँगा, मैं फ़लाँ के पास नहीं बैठूँगा। ज़ात का मसला है नहीं यहाँ पे, मुल्क का मसला है, सिस्टम का मसला है, इसको बचाने का मसला है, मुल्क को आगे लेके जाने का मसला है। तो हमारी ना का कोई बुत नहीं है ऐसा कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट भी तैयार है, इनडायरेक्ट भी तैयार है, ऑन द कैमरा भी तैयार है, विदाउट कैमरा भी तैयार है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका बेहतर फोरम तो वैसे यही होता है, एक सेलेक्ट ग्रुप बैठे आपस में एक रोड मैप तय कर ले शोएब साहब, और फिर उस चीज़ को आप ले जाएं, बाकायदा असम्बली से भी इंडोर्स करा लें, क्योंकि अभी तो असम्बलियाँ मौजूद हैं। इलेक्टोरल फॉर्म तो आपको किसी एक्ट का हिस्सा बनानी पड़ेगी। देखिए यही तरीक़ाकार है, जब आप बैकडोर चैनल के ज़रिए या फ्रंट फुट पे आकर के किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू एक्ट या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी कोई तरीक़ाकार होता है उसके लिए। लेकिन सबसे पहले वही है कि आपकी नीयत होगी, उसके लिए आप इकट्ठे बैठेंगे, उसके लिए आप नेक नीति के साथ एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप बैठेंगे, बाकी सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं बैठेंगे, आप चीज़ों को ख़राब करने की नीयत से नहीं बैठेंगे। तो फिर मेरा ख्याल है उसका हल निकल आएगा होपफुली। लेकिन अभी ये JUI वाला एक इशू दरमियान में है, JUI वाला इशू आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तारिक साहब, ये पीडीएम में खैर है, मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं, हर एक के अपने नज़रियात हैं, हमारे वो इत्तेहादी हैं और हर एक के जो राय है उसका बिल्कुल एहतराम है। प्राइम मिनिस्टर उसका बड़ा रिगार्ड भी करते हैं और कोशिश जब से गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से अभी तक और इससे पहले भी जब से PDM बनी है, मैं ये कहूँगा कि यही रही है कि कंसेंसस के साथ मामला को तय किया जाए। इंशाल्लाह ये मामला भी खुश असलूबी से कंसेंसस से तय कर लिया जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक खबर आ रही है, कोशिश करेंगे अगर हमारे रिपोर्टर से बात हो जाए तो इसके ऊपर कुछ आपको अपडेट भी दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातचीत के लिए आज बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात थी उस पर वो राज़ी नहीं हुए, उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी तफसील अगर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मिल जाते हैं तो जैसे प्रोग्राम आगे चलते हैं तो आपसे तफसील भी इसकी शेयर करेंगे। आज एक इकॉनमी का भी अपडेट है, वो मैं आपको ज़रूर प्रोग्राम में बताना चाहूँगा। $650 मिलियन सरप्लस करंट अकाउंट का मार्च के महीने में रजिस्टर हुआ है। ये करंट अकाउंट, पहले तो हम डेफिसिट्स का रोज़ जिक्र करते थे, लेकिन इस करंट अकाउंट के जो सरप्लस है इसको खुशी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये हमने हासिल किया है सारी इंपोर्ट्स को पाकिस्तान में आने से रोक के, यूँ करके ताला लगाया हमने। इंडस्ट्री बंद होती है तो हो जाए, कोई और बंद होती है चीज़, किसी का बिज़नेस बंद हो रहा है, ठप हो रहा है तो हो जाए, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है देने के लिए। जो मार्च के महीने में $650 मिलियन सरप्लस हमने लिया। टोटल इस माह के, इस रवा माली साल के 9 माह के अंदर $3.4 बिलियन के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट है, एज़ कम्पेयर टू मोर देन 13 बिलियन, $13 अरब से ज़ायद था
सिमिलर पीरियड में लास्ट ईयर। तो हमने उसको नैरो डाउन कर लिया है कि उनके पास पैसे नहीं है। अब एक इशू जो पेंडिंग रह गया है, जो सर पे बहुत बड़ी तलवार है, वो आपकी IMF है। मैं जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है तब से कहता हूँ कि ये जब तक आप इस बड़े क्राइसिस से ना निकल जाएं, डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन जो है, जब तक इससे बाहर नहीं निकल जाए तब तक आपको पूरे इलेक्शंस वाले मामलात की तरफ फोकस नहीं कर सकते। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन पे है कि जहाँ 1-2 अरब डॉलर की मज़ीद आपको इंश्योरेंस देनी है, तो हुकूमत के ऊपर भी बोझ है, वक्त के ऊपर वो काम करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, बजट आए और फिर इंतखाबी अमल आगे बढ़े और एक मुंतखब हुकूमत क्लियर मैंडेट के साथ आए और अपने फैसले कर सके। शाकिर सोलंकी साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, क्या अपडेट है उस पर? जी बिल्कुल नदीम साहब, मुलाकात हुई है, 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है, लेकिन बिलावल साहब मौलाना को कायल नहीं कर सके इमरान खान के साथ, PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए। और मेरी बात हुई है मौलाना के करीबी ज़राए से, तो जो मुलाकात में मौजूद थे समझे कि उन्होंने बताया है कि मौलाना ने उनको बिल्कुल माजरत कर दी है और उनको कहा है कि जो जमातें इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती हैं, इत्तेहादी जमातें, वो जाकर करे, मैं कम अज़ कम शामिल नहीं हूँगा। ये क्लियर मौलाना ने बिलावल साहब को बता दिया है कि मैं इमरान खान के साथ, क्योंकि माजी में तजुर्बा बता रहा है कि इमरान खान के साथ जितनी मरतबा भी कोशिश की गई है मुज़ाकरात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और हम उनको काबिल एतमाद नहीं समझ रहे और न सीरियस समझ रहे हैं। इसलिए हम मुज़ाकरात में कम अज़ कम मैं बतौर फजल रहमान और JUI शामिल नहीं होगा। बाकी हुकूमत की जमातों ने मुज़ाकरात। सोलंकी साहब एक चीज़ और बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक बड़ी नॉन पोजीशन ले लिया है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, बाकी जमातों की भी पोजीशन कब मोर और लेस नॉन है। क्या ये हमें मालूम है कि PMLN से इस वक्त नवाज शरीफ की क्या पोजीशन है? क्योंकि PMLN के ऊपर वही उनकी सोच असरअंदाज होगी। नवाज शरीफ क्या सोचते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए इस वक्त या नहीं होने चाहिए? अब बिल्कुल मियाँ साहब बजाते खुद तो मियाँ मौलाना के साथ ऑन बोर्ड हैं, लेकिन मियाँ साहब ने पार्टी पर छोड़ा था कि अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं और एक ही पोजीशन ले लेती हैं मुज़ाकरात के हवाले से, तो तमाम जमातों का मुत्तफिका एक कलेक्टिव जो फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो कबूल होगा मियाँ साहब को। लेकिन मियाँ साहब वैसे उसूली तौर पर अपनी ज़ात में वो कायल नहीं है मुज़ाकरात के इमरान खान के साथ, लेकिन अगर तमाम जमातें मुत्तफिक है तो मियाँ साहब की जमात के लोगों से जो बात हुई है वो कहते हैं कि मियाँ साहब को फिर एतराज नहीं होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया है, तो हो सकता है कि अब पीपल्स पार्टी अभी मजीद कोशिश करेगी, हो सकता है आसिफ अली जरदारी की फिर मुलाकात हो मौलाना के साथ और वो कायल करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल मौलाना ने बिलावल साहब को माजरत कर दी है कि शाकिर सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल साहब। ये थोड़ा सा मसला भी लगता है कि चलेगा 2-4 रोज़, मौलाना को आपको समझाना पड़ेगा, कायल करना पड़ेगा, जरदारी साहब की फ़ोन कॉल करानी पड़ेगी। आमतौर पर जहाँ चीज़ फंस जाए ना तो रास्ता वो जरदारी साहब से निकलवाना पड़ता है आपको। जरदारी साहब की मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा दोस्ती है और मौलाना साहब का हमें भी दिल से एहतराम है। कभी भी उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की किसी बात को कभी इनकार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनल मैटर है PDM का और ये जैसे मैंने पहले कहा खुश असलूबी से तय कर लिया जाएगा। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो नामुमकिन हो या हल ना हो सके। ये एक इंटरनल मैटर्स होते हैं। आपको तमाम एलाइज़ को रिस्पेक्ट के साथ उनकी राय का एहतराम करते हुए साथ लेके चलना पड़ता है और अगर किसी जगह के ऊपर उनका कोई एतराज़ है तो उसे भी दूर किया जाता है डायलॉग के ज़रिए। सही, बिल्कुल। प्रोग्राम पे एंड पे आ गए हैं। आजकल महंगाई बहुत है और बेपनाह लोगों को माली मुश्किलात हैं, तो मैं इकॉनमी के ऊपर कुछ अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा था। तो ऐसे मौके के ऊपर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हुकूमत के साथ साथ उनके ऊपर भी एक बोझ आता है कि वो अपने मुलाजमीन के, अपने स्टाफ के साथ, जो लोग वहाँ वाबस्ते हैं उस अदारे के साथ, उनके साथ कितना अच्छा सलूक रखते हैं या उनके ज़रूरियात का कितना ख्याल रखते हैं। समा TV ने पिछले 1.5 साल के अंदर एक बहुत अच्छी रिवायत शुरू की है और मैं इसको ऑन एयर शाबाशी भी देना चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा तमाम बड़े इदारों से कि वो भी इसको जो अपना सकता है, जिसके अंदर, जिस अदारे के अंदर इस्तिताअत है, जिसका स्केल बड़ा है, उसको इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। दोनों ईदें जो पिछली गुजरी है, तीसरी ईद है, पूरे स्टाफ को जो एक ख़ास लिमिट तक रखा गया, उस सारे स्टाफ को फुल पे बोनस दिया गया ईद के ऊपर और मिनिमम पे का भी एक तस्वर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कोई स्टाफ मेंबर लोएस्ट लेवल पे भी एंटर होगा तो 40,000 से कम पे नहीं आएगा और पे इंक्रीज़ भी की गई है। ये इस मुश्किल में इसके अलावा आप किसी की मदद नहीं कर सकते। 2 ईद के ऊपर 2 बोनस का मतलब ये है कि 12 माह में आपको 14 माह की सैलरी मिल रही है और वो स्केल क्या है, वो 2 लाख रुपए तक जो लोग स्टाफ मेंबर्स हैं समा के 2 लाख तक, कोई ये नहीं है कि 25-30 हज़ार वाला वो अब है ही कोई नहीं है, तो 2 लाख तक वाले को छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी फुल पे जो है उसको बोनस के तौर पर दिया गया। और इसी तरीके से जो पे इंक्रीज़ है
वो एक तवातर के साथ दी जा रही है। ये वो इनिशिएटिव है जो समा ने लिया है, और मैंने मिसाल इसलिए ऑन एयर कोट की है कि सिर्फ समा को शाबाशी देना मकसूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी कॉरपोरेशन हैं, जितने बड़े अदारे हैं, उनको अपने मुलाजमीन ख़ास तौर पर जो लोअर कैडर में है, जिनके बुनियादी पे स्केल्स में, जिनकी टेक होम सैलरीज कम है, उनको इस मौके के ऊपर आपकी ये मदद जो है उनके बच्चों की स्कूलिंग, उनके बिल की अदायगी, उनके घर में राशन पूरा करने में, इससे ज़्यादा कोई मुआवनत चीज़ फराहम नहीं कर सकती। और उनकी लॉयल्टीज़ उस स्टाफ की, ये हमारे ऑफिस के जितने स्टाफ मेंबर्स हैं वो जितना इस बात के ऊपर खुश होते हैं और जितना उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट बढ़ती है, शायद आपको वो खुशी, वो अगर जो किसी को ये ऑफ़र कर रहा होगा उसको अंदाज़ा होगा कि उसको कितनी दुआएं भी मिलती हैं और इदारे के लिए कितना वो भलाई का कमिटेड होकर वो वर्कर काम कर रहा होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। शुएब शाहीन साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप दोनों को मशकूर हूँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।